नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनने में व्यस्त राजनीतिक दल अंदर खाने दल बदल की आशंका से सहमे हुए हैं और अगले कुछ दिनों में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस में टिकट से वंचित नेताओं के दल बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोनों दलों ने ऐसे नेताओं को अपने पाले में रोके रखने की रणनीति भी तैयार की है। चुनाव नतीजों के बाद सरकार बनने की स्थिति में ऐसे नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी का भरोसा दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले निष्ठा बदलकर दूसरे दल में शामिल होने का सिलसिला कुछ महीने पहले उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। भाजपा के दो विधायक यशपाल आर्य व उनके पुत्र संजीव आर्य कांग्रेस में वापस लौटे तो कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने भाजपा में वापसी की। दो निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार व राम सिंह कैड़ा भी भाजपा में शामिल हुए। अब जबकि सभी दल प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, एक बार फिर दल बदल की आशंका ने राजनीतिक दलों को बेचैन कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर दल बदल से इंकार नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि टिकट न मिलने से नाराज नेता चुनाव मैदान में उतरने के लिए अन्य दलों का रुख कर सकते हैं। दल बदल के मोर्चे पर भाजपा की चुनौती अधिक बड़ी मानी जाती है और इसका कारण यह है कि पिछली बार भाजपा ने 70 में से 57 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि अब संभावना यह दिख रही है कि सशक्त दावेदार न मिलने से टिकट से वंचित विधायकों का आंकड़ा कम रहेगा, लेकिन जिनके टिकट कटेंगे उनके पाला बदलने की आशंका भी भाजपा को है। धनौल्टी सीट से टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के भीतर बाहरी की दावेदारी को कार्यकर्ताओं में अंदर ही अंदर एक चिंगारी सुलग रही है। इसके साथ टिकट दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा होने से किसे टिकट दिया जाए किसे नहीं, इसे लेकर पार्टी असमंजस में है। हाल ही में निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार के बीजेपी में शामिल होने से धनौल्टी में पार्टी के अंदर नए समीकरण पैदा हो गए। प्रीतम पंवार ने चुपचाप दिल्ली में अनिल बलूनी, स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने एक छोटे से आयोजन में बीजेपी की सदस्यता लेकर सबको चौंका दिया था। 2012 के दौर में बतौर निर्दलीय भी प्रीतम ने विजय बहुगुणा और हरीश रावत के सीएम रहते कैबिनेट मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था और 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने से प्रीतम की लॉटरी नहीं लग पाई। जैसे तैसे रूखे सूखे 4.5 साल तो विधायकी के कट गए, लेकिन चुनाव से प्रीतम पंवार को पता चल चुका था कि बतौर निर्दलीय इस बार धनौल्टी से दाल नहीं गलने वाली। हाँ, अगर बीजेपी से टिकट का जुगाड़ कर लिया तो एक बार फिर विधायक बनने की राह आसान हो सकती है, लेकिन प्रीतम के सामने धनौल्टी में टिकट की राह में बीजेपी के बड़े चेहरे पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़, पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा, राजेश नौटियाल, सुभाष रमोला, जिला पंचायत की पूर्व उपाध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी अपनी दावेदारी जताकर रोड़ा अटका दिया है। इन सभी ने पार्टी नेतृत्व को दो टूक दिया है कि उनका काम सिर्फ झंडा और डंडा थामने का नहीं है। प्रीतम को प्राथमिकता पार्टी की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसे में धनौल्टी से टिकट फाइनल करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेस की सीनियर लीडर जोत सिंह बिष्ट और डॉक्टर वीरेंद्र रावत के बीच टिकट के लिए कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जहां जोत सिंह के लिए हरीश रावत खुद जोर लगाए हुए हैं तो वहीं वीरेंद्र रावत के लिए प्रीतम सिंह पैरवी कर रहे हैं। बीजेपी के रांगड़ की तरह जोत सिंह भी अपनी पार्टी को आगाह कर चुके हैं कि उनकी सियासी पारी का यह अंतिम चुनाव होगा, लिहाजा टिकट नहीं मिला तो वह भी बतौर निर्दलीय चुनावी अखाड़े में अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे। वैसे भी पिछले 5 वर्षों में जोत सिंह धनौल्टी में लगातार जनसंपर्क में लगे रहकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते रहे हैं। ऐसे में टिकट न मिलना, उनका निर्दलीय चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो यह कांग्रेस की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर टिकट की चुनौती के चक्रव्यूह में बीजेपी कांग्रेस दोनों फंसे हैं। ऐसे में इस बार धनौल्टी का दंगल भी दिलचस्प होने वाला है। उधर गुरमेल सिंह राठौर ने अब आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट पार्टी बताते हुए अपने सैकड़ों साथियों के साथ पार्टी छोड़ दी, जहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और भाजपा की राह पर चल रही है। इसके साथ ही जमीनी नेता और सच्चे कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले प्रवीण बंसल को टिकट दिए जाने में गुरमेल सिंह राठौर खपा चल रहे थे, जिसके चलते गुरमेल सिंह ने पार्टी को अलविदा कहते हुए जनता की राय पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारने की बात कही।
वहीं दूसरी ओर इस दौरान पार्टी छोड़ने वाले पदाधिकारियों ने आप के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया और जिलाध्यक्ष कार्यालय में लगे पोस्टर और बैनर फाड़कर आग के हवाले अपना आक्रोश जताया। बात अगर हरक सिंह रावत की करें तो हरक को लेकर भी स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में विरोध हो रहा है। डोईवाला के कांग्रेसी नेता एसपी सिंह ने तो हरक सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि चरित्रहीन प्रत्याशी डोईवाला में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डोईवाला में इस बार स्थानीय उम्मीदवार ही कांग्रेस का चेहरा होना चाहिए। एसपी सिंह ने कहा, अगर हरक सिंह रावत को कांग्रेस डोईवाला से टिकट देती है तो मैं नॉमिनेशन वाले दिन अपना चेहरा जला लूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारा कार्यकर्ता है वो नीति पे काम करता है। हमारा कार्यकर्ता देश के परफॉर्मेंस पे, ग्रोथ पे उसका विश्वास है। तो सबसे पहले तो ऐसी हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती कि कोई नाराज हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड है और पार्टी के कार्यकर्ता तो लाखों हैं। पार्टी सबका समय समय पर उपयोग भी करती है, ख्याल भी रखती है, नेतृत्व भी देती है, और ये पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ एक एजेंडा पे, एक पॉलिसी से कार्यकर्ता जुड़ता है। ये वो नहीं है कि जो वहाँ टिकट मिले तो वहाँ चले गए, ऐसे हमारे यहाँ पे लोग कम हैं। हम पूरा ग्रुप विधानसभा संगठन, जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी को जो है बूथ बूथ पर, प्रत्येक घर पर आम आदमी की पहचान बनवाई, और आज दूसरी पार्टी से जो भगोड़ा व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी में आ जाता है, जो मात्र एक बीडीसी मेंबर है। हम सभी पदाधिकारियों की अनदेखी की गई। मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का, मेरे से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में उन्होंने प्रचार कराया, और जब आज किसी प्रतिफल की अपेक्षा हमारे कार्यकर्ताओं ने की तो उन्होंने एक भगोड़े को, जो एकमात्र बीडीसी मेंबर है, उसको आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। आम आदमी पार्टी का विधानसभा और जो विधानसभा में जिले के, प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो सभी आज नाराज हैं और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं लगता है कि पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करती है। तो किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया, कितने लोग आपके साथ में हैं? आज आम आदमी पार्टी से, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौड़, और जिले के और विधानसभा के जितने भी सैकड़ों पदाधिकारी हैं उन सभी ने आज आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए आम आदमी पार्टी के? क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के लिए आपको बताया कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, पारदर्शिता से काम करती है, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूँगा, जब हमें ही नहीं बख्शा है तो आपको क्या बख्शेंगे? हमारे साथ ही धोखा कर लिया है। पार्टी इन चरित्रवान लोगों के बीच में से इन्हें छोड़कर के किसी चरित्रहीन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, तो जैसे दान दिया जाता है ना, खून का दान देता है, कोई बहुत ज्यादा बड़े दिल का आदमी होता है, अपने परिवार के लोगों को किडनी का दान भी देता है, तो मैं अपनी शक्ल का दान पार्टी को दे दूंगा। यदि इनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ करके किसी चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाला का उम्मीदवार बनाया गया, तो जिस दिन भी यहां पर नॉमिनेशन होगा उस दिन मैं अपने चेहरे का दान पार्टी को समर्पित कर दूंगा। आप समझ रहे होंगे चेहरा का दान कैसे करूंगा। मैं इसमें रुई लगाऊंगा, गिल्ली कान आंख में, और अपने चेहरे में पट्टी लगाकर अपने चेहरे को जला दूंगा। राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता कोई पद प्रतिष्ठा के लिए इस पे नहीं आता है, वो समाज सेवा के लिए आता है, देश के लिए आता है। हमारा मोटो है पहले देश, उसके बाद समाज, उसके बाद व्यक्ति। इसलिए इस तरह की कोई भी घटना यहाँ न घट सकती है, न इस तरह की कोई घटना हमको आने वाली है। स्रोतों के माध्यम से, सभी माध्यमों के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की गई है, और कौन आदमी किस स्थान पर इस भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्र हित के कार्य को आगे बढ़ा सकता है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसी के बारे में विचार करेगी। तो टिकट की टेंशन, दलों में दंगल। दरअसल जिस तरीके से मनचाहा टिकट पाने के लिए सभी राजनेता जुगत में लगे हुए हैं, और ऐसे में
दलों के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी होती नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। दिनेश गौड़ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आएंगे दिनेश गौड़ जी। जिस तरीके से लगातार टिकट को लेकर के खींचतान मची हुई है, और अगर हाल ही का देखा जाए जो सामने आया है हरक सिंह रावत का जो मामला पूरा, कि जिस तरीके से वो तो न घर के हुए न घाट के हुए, भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित भी कर दिए गए। लगातार पिछले लंबे समय से ये खबर आ रही थी कि आप लोगों के संपर्क में वो हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में वो कांग्रेस भी नहीं ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ने निकाल भी दिया। लेकिन अगर कांग्रेस में वो आते हैं तो जिस तरीके से अभी आपके नेताओं में जो नाराजगी है उनको लेकर के साफ तौर पर देखी जा रही है, कैसे मना पाएंगे आप लोग इनको? देखिए योगेश जी, जहां तक हरक सिंह रावत जी का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है। और जिस तरह के कयास लग रहे थे कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका बार बार बयान ये आया कि मैं भाजपा छोड़ने वाला नहीं हूं। और हम भी लोग भी काफी समय से नजर बनाए हुए थे कि भाजपा में जिस तरह से उनका भाजपा और उनके बीच में एक आंख बिचौली चल रही थी, तो ये सभी अभी एक भविष्य के गर्त में है। और कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, उनको बहुत जल्दी अभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। और निश्चित तौर पर हाईकमान जो भी फैसला लेगा बहुत सोच समझ के लेगा, क्योंकि वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो पिछले कई कड़वे अनुभव कांग्रेस पार्टी को रहे हैं। और जिस तरह से एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बीच में भारतीय जनता पार्टी की वजह से टूट के और उसको गिराने की कोशिश की गई थी, तो ये सब लोकतंत्र में वैसे होना नहीं चाहिए। और ये जो खेल वहां से शुरू हुआ था, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार गिराई गई हो या गोवा और जगह भी आपने देखा है, और उत्तराखंड की सरकार को भी गिराने का प्रयास किया गया, तो राजनीति में एक ये हल्कापन आ गया है। और इसके लिए हम ये मानते हैं कि कुल मिला के जो है राजनीतिक दलों को इससे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, वो पिछले 4-5 साल से जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, और उनकी भावनाओं का पार्टियों का ख्याल रखना चाहिए, ये ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मैं आपका सवाल सुन रहा था अभी कि हमारे धनोल्टी से जोत सिंह बिष्ट जी हैं, और उन्होंने इस तरह से कहा है, लेकिन मैं नहीं समझता। जोत सिंह बिष्ट जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं, और वो लगातार पिछले 5 सालों से अपनी धनोल्टी विधानसभा में जनसंपर्क में लगे हैं। और डॉक्टर बीरेंद्र सिंह हैं, युवा है, अभी नौकरी से त्यागपत्र देके पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। तो पार्टी हर पहलू को देखेगी और उस हिसाब से काम करेगी, मेरा ये मानना है। और हाईकमान को हमारे ये सोचना चाहिए। रही हरक सिंह रावत जी की बात, तो ये अभी पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए हमारी, और ये भी उनका भविष्य जो है अभी ये उसमें अभी काफी संशय के बादल हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी हाईकमान जो उचित समझेगा उस तरह का निर्णय लेगा। ठीक। संजीव वर्मा जी, आपके यहाँ भी टिकट बंटवारे को लेकर के काफी उथल पुथल मची हुई है। एक एक सीट पर 4-4, 5-5 दावेदार सामने आ रहे हैं, और ऐसे में माना यही जा रहा है कि दरअसल बीजेपी जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर के सारी सीटों पर जो चेहरे फाइनल करने हैं उसका विलंब इसी वजह से किया जा रहा है, ऐन वक्त पर किया जाए, ताकि जो नेता हैं उनकी नाराजगी का आलम ये ना हो कि वो दल बदलने में कामयाब रहें, इधर से उधर भागने लगे वो। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार काफी बड़ा है, लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं, और हर कार्यकर्ता को अपने लिए एक उम्मीदवार बनने का एक सपना होता है, और सबको अधिकार है, सब लोगों को एक तरह से कि मैं भी उम्मीदवार बन हूँ ऐसा बोलने का अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र है।
और निर्णय करना है। हमारा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो एक पैनल बनाकर यहाँ से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा है, उसमें सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड हर पहलू से उम्मीदवारों की परख करेगा और जो एक उचित प्रत्याशी उनको समझ आएगा, दिखेगा हर पहलू से। उसमें कई तरह की चीजें होती हैं, तो जिनको वो लोग हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल करेगा, उसके पीछे अभी तक जितने भी लोग, क्योंकि देखिए दावेदारी करने का अधिकार मैं सोचता हूँ प्रत्येक कार्यकर्ता है, लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, जिस समय हमारे टिकट डिसाइड हो जाता है, तो वैसे चाहे 5 लोग दावेदारी कर रहे हो, चाहे 10 लोग दावेदारी कर रहे हो, लेकिन जिस समय हमारे टिकट डिक्लेयर हो जाता है, तो बाकी के 10 में से बाकी के जितने जो 9 लोग बचते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और आने वाला जो हमारा ये 2022 का चुनाव है, हम एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ 60+ युवा मुख्यमंत्री का नेतृत्व माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जा रहे हैं और हम 60+ के अपना जो हमारा ध्येय है हम उसको अचीव करेंगे। दिनेश गौड़ जी, अभी आपने सुना कि संजीव जी ने किस तरीके से कहा, वास्तव में ये बात देखने को भी मिलती है। और अभी जिस तरीके से जो खबर आई उत्तराखंड के कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि वो दरअसल चुनाव नहीं लड़ेंगे और धामी साहब के नेतृत्व में ही आने वाले समय में विधानसभा का ये जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा और एक बार फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। ये जो आलम है ये कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता है। कांग्रेस में जद्दोजहद में नेता ये लगे रहते हैं कि दरअसल हमको टिकट मिलना चाहिए, और जब नहीं मिलता है उन लोगों को टिकट तो कहीं ना कहीं बगावती सुर भी देखने को मिलते हैं कांग्रेस नेताओं के। देखिए, कांग्रेस का जो इस समय जो चुनाव है 2022 का, इस समय जनता का बहुत बड़ा रुझान कांग्रेस की तरफ है। खासकर युवा पीढ़ी का जो रुझान देखने को मिल रहा है, उससे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह होना स्वाभाविक है। और अधिक से अधिक कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस वक्त उन्हें टिकट दिया जाए, और होता यह है कि टिकट एक को ही मिलता है। तो उसमें पार्टी हाईकमान बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो उनका अपना निर्णय है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अपना निर्णय है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उसके क्या कारण मैं जानता नहीं, लेकिन हम ये सोचें कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, तो हो सकता है कि ये इस तरह का अपना वो दिखा रहे हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ क्या कहूंगा उनके बारे में। लेकिन धनौल्टी सीट का अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से प्रीतम पंवार जी अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं, ऐसे में इस सीट पर क्या आपको ये नहीं लगता है कि वास्तव में, क्योंकि जिस तरीके से जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं तो जिस तरीके से बीजेपी की लहर थी उस दौरान भी उनको ठीक ठाक पद मिला, और उसके बाद अब कांग्रेस की यहाँ नहीं लगता आपको कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस सीट पर? जी, निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ प्रीतम सिंह पंवार एक सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं और अधिकतर जनता से टच में रहते हैं। लेकिन वो जो चुनाव जीते थे वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध थे, बजाय अगर वो राजनीतिक दल में आए हैं तो वो ये सोच के आए कि शायद भाजपा का कैडर वोट उन्हें मिलेगा। लेकिन इस वक्त धनौल्टी विधानसभा इतनी आसान नहीं रहने वाली उनके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने उनके विधायक रहे हैं, महावीर सिंह रागड़ जी हैं और वहां से नारायण सिंह राणा जी हैं, तो भाजपा ने भी तो अपने जो अपने कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार करके और एक नए आदमी लेके आए, तो इसका मतलब कि उन्हें न तो रागड़ जी पे भरोसा था, न उन्हें नारायण सिंह राणा जी पे भरोसा था, और उसके तो कुल मिला के ये है कि भाजपा का अंदरूनी मामला, लेकिन कांग्रेस बहुत मजबूती से धनौल्टी विधानसभा में इस समय चुनाव लड़ेगी। और इस बार आप देखेंगे योगेश जी की 2022 में निश्चित तौर पे परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा और कांग्रेस की विजय होगी इसमें। ये ऐसा मेरा नहीं, ये जनता का जो रुझान है उससे हमारा विश्वास बड़ा है।
बिल्कुल। संजीव जी, लेकिन ये धन्यवल्टी विधानसभा का ही जिक्र करें तो अभी जिस तरीके से रांगड़ साहब का जिक्र किया दिनेश जी ने, व पूर्व खेल मंत्री चाहे राणा साहब का जिक्र करें, तो ये भी आपके पास बड़े चेहरे हैं, ये यहाँ से दावेदारी ठोंक रहे हैं अपनी। ऐसे में अगर आप प्रीतम पवार साहब को लेकर के आए हैं तो चुनौती तो आपके सामने भी बड़ी होगी, क्योंकि इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये लोग केवल डंडा और झंडा उठाने के लिए नहीं है, ये इन लोगों को भी दावेदारी जो है, क्षेत्रीय की दावेदारी वो चाहिए। तो ऐसे में अगर आप प्रीतम पवार साहब को वहां पर मैदान में उतारने हैं तो चुनौती आपके सामने भी खड़ी हो जाएगी। अगर कांग्रेस को जीतने की चुनौती खड़ी होगी तो आपको अपनों को मनाने की चुनौती खड़ी होगी। पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है, आइडियोलॉजी बेस्ड कार्यकर्ता है, और वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है एन मौके पर, अभी तो देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि दावेदारी करने का अधिकार सबका है, चाहे 3 है, चाहे 10 है, चाहे 5 है, चाहे 4 है, लेकिन अंत में जब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड एक व्यक्ति का निर्णय कर लेता है तो वो निर्णय पूर्व समस्त कार्यकर्ता उसको सर माथे लेकर चलते हैं, और उनके लिए महत्वपूर्ण होता है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है। और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए जिस व्यक्ति को हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, वही वो उनका निर्णय प्रत्येक कार्यकर्ता का निर्णय होता है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव में जा रही है और जाती रही है। और देखिए, जैसे अभी आपने 3 हमारे उनमें से पूर्व विधायक भी रहे हैं, ये अपना रांगड़ जी और प्रीतम सिंह जी और नारायण सिंह राणा जी, सभी हमारे वरिष्ठ लोग हैं। और मैं सोचता हूं जिसको भी पार्टी टिकट देगी, बाकी सभी व्यक्ति उनके लिए एकजुटता के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। संजीव जी, कहाँ देखने को मिलता है? देखिए, अभी रावत साहब जो है, हरक सिंह रावत साहब जो है, किस तरीके से बगावती सुर इनके देखने को मिल रहे थे। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनको टिकट नहीं मिलेगा। आप लोग खुद आरोप लगा रहे थे, आप लोगों के सीनियर लीडर द्वारा आरोप लगाया गया कि 2-2 टिकट मांग रहे थे अपने लिए। तो ऐसे में जो बगावती सुर देखने को मिले, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही सारे नेता तो थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार के ही मंत्री विधायक तो थे। तो ये केंद्रीय नेतृत्व तो तय करता है, लेकिन ये लोग मानते कहाँ हैं? आप भले ही कह रहे हो कि हमारे सारे नेता मानते हैं, लेकिन कहाँ मानते हैं? देखिए, सब पाला बदलने के लिए तैयार रहते हैं। सब तुरंत जैसे ही मनचाही सीटों पर इनको टिकट नहीं मिलता है तो तुरंत दूसरे दलों का रुख कर लेते हैं। योगेश जी, देखिए, अभी हमारे सामने एक उदाहरण है हरक सिंह रावत जी का, जिस तरह से उन्होंने अनुशासनहीनता का परिचय दिया और पार्टी ने तो दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी में शासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है, और उनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। कैबिनेट से उनको बर्खास्त किया गया, सरकार किया गया, और साथ ही पार्टी से भी और साथ ही कांग्रेस ने भी उनको सॉरी और ना बोल दिया है कि आपके लिए कांग्रेस में भी कोई स्थान नहीं है। और दूसरा, आप ये देखिए, 2016 की कांग्रेस के विलेन की भूमिका में वो रहे, और कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ जैसे आपके पूर्व सीएम हरीश रावत जी, उन्होंने तो पूरी तरह से ताल ठोक रखी है कि हरक सिंह रावत को यदि आप लेंगे तो मेरे को स्वयं के लिए कुछ सोचना होगा, कोई एडवर्स निर्णय भी मैं ले सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूं हरीश रावत जी कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि हरक सिंह रावत के। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। दिनेश जी, जोत सिंह और वीरेंद्र रावत जी, ये 2 आपके यहाँ जो है दावेदार हैं। एक तरफ हरीश रावत साहब जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जी पैरवी कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व तो सुनेगा किसकी?
क्योंकि दोनों अपने अपने में एक अहम भूमिका रखते हैं, चाहे प्रीतम सिंह जी की बात करें, चाहे हरीश रावत साहब की बात करें। और जब एक लोग पूर्व की तरफ जा रहे हैं, एक लोग पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व अगर किसी एक तरफ रुझान करेगा, एक का साथ देगा, तो जाहिर तौर पर है दूसरे को मना पाना बेहद मुश्किल होगा। और ये कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है दोनों लोगों के कंधों पर। देखिए, ये तो जो धनोल्टी की आप बात कर रहे हैं, तो पार्टी जो है कार्यकर्ताओं से भी पूछेगी और सर्वेक्षण भी करेगी आम जनमानस में क्या प्रक्रिया है उसमें। और ये निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा। जोत सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो पिछले एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार सक्रिय रहे हैं अपने उसमें। डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह वो पुराने हमारे बहुत पुराने जो टिहरी के जिलाध्यक्ष थे सरदार सिंह जी, उनके पुत्र हैं। और वो तो अभी चिकित्सा अधिकारी थे, अभी नौकरी छोड़ के वो पार्टी ज्वाइन किया है। तो बहुत सारी चीजें देखने को इसमें हाईकमान को देखना पड़ेगा और जनभावना किसके अनुरूप हैं, कार्यकर्ताओं का रुझान किसकी तरफ ज्यादा है, ये बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी और कोई ना कोई उसमें उचित निर्णय लिया जाएगा और समय आने पर आप देखेंगे भी। तो पार्टी में इसी तरह कोई विरोधाभास नहीं रहेगा, खासकर धनोल्टी विधानसभा में। दो ही लोग हैं, लेकिन अगर जोत सिंह बिष्ट जी को टिकट मिलता है तो हमारे जो डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह हैं वो नौजवान एक बुजुर्ग को अपना पूरा समर्थन देंगे। और अगर डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह को टिकट मिलता है तो एक बुजुर्ग के नाते जो है उनका आशीर्वाद जरूर डॉक्टर बीरेन्द्र सिंह को मिलेगा। दिनेश जी, लेकिन इस बार राह आसान नहीं होने वाली है दोनों लोगों के लिए। दरअसल दोनों लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस बार बिगुल बजाया है उत्तराखंड के सरजमी पर, और वहां पर जिस तरीके से रुझान जो आ रहे हैं, भले ही जो सर्वे आ रहा हो उसमें 2-4 सीटें देखने को मिल रही हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन जाहिर तौर पर है कि विधानसभा के चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि 1-1 हजार वोट से भी जो विधायक बनते बनते लोग रह जाते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी की वजह से, वो किसको, कांग्रेस को होगा या भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दो राष्ट्रीय दल हैं और ये बहुत पहले से उत्तराखंड के अंदर राजनीति करते आ रहे हैं और एक बड़ा मजबूत उनका राजनीतिक आधार भी है। और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है तो ये तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी दल को जो है राजनीतिक क्षेत्र में आने का और अपने जो वो जनता की सेवा किस तरह करना चाहते हैं, वो अपनी घोषणाओं से जनता के बीच में जाएंगे, जनता को लुभाएंगे। तो कुल मिला के अभी तक जो है आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी के रूप में उभरी है और उसका तो पता तब चलेगा जब ये 10 मार्च को चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि नुकसान किसको हुआ है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, नुकसान 10 मार्च को पता चलेगा। संजीव जी, भ्रष्टाचार का आरोप आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमेशा लगाते रहे हैं। आप सत्ता में तो विपक्ष में कांग्रेस वो लगाती रही है और उसके बाद अगर विपक्ष में आप हैं तो आप लगाते रहे हैं। आपने भी पिछले सरकारों में कहा कि कुछ नहीं हुआ और कांग्रेस अभी कह रही है कि अभी दरअसल कुछ नहीं हो रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसा विकल्प बन करके जनता के बीच में आ रही है कि जाहिर तौर पर है कि ये वो कह रही है कि दोनों लोग एक दूसरे के ही मिले जुले रूप हैं, दोनों लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
ऐसे में अब जनता के सामने एक मजबूत विकल्प बन करके आम आदमी पार्टी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है उत्तराखंड में कि चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें और बिजली की बात करें, इन जो 3-4 जो अहम पहलू हैं, अहम मुद्दे हैं, उनको लेकर के उत्तराखंड की जनता के बीच में आम आदमी पार्टी जा रही है। जाहिर तौर पर है कि यही 3-4 ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता की आम जरूरतें वास्तव में होती हैं और जो प्रतिदिन की जरूरतें होती हैं। ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि वास्तव में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ताल ठोक रही है, वास्तव में कहीं दोनों लोगों का खेल न बिगाड़ दे? भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तराखंड में 5 साल रही, वर्तमान में है, और हमने पूरे समय जीरो टॉलरेंस का परिचय दिया। जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार थी और साथ ही साथ उत्तराखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जबरदस्त ताना बाना हम लोगों ने बुना है, उसको पूरा उत्तराखंड देख रहा है। एक आप चाहे सड़कों का जाल देखिए, चाहे टनल देखिए, चाहे ऑल वेदर रोड देखिए, चाहे ऋषिकेश रेल परियोजना देखिए, जितने वर्ष का एक हमने एक जाल सा बिछा दिया। देहरादून से हरिद्वार 2.5 घंटे लगा करते थे, आज 40 मिनट में हम लोग पहुंच रहे हैं। मॉड में जब हम देहरादून से जाते थे तो देहरादून के आसरोड़ी के बाद पूरा नेटवर्क गायब हो जाता था बिहारीगढ़ तक। आज हमने वहां पर अपना टेलीकॉम का लूप लगाया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा, मैं सोचता हूँ पिछले 70 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आप पूरे रास्ते आपका टेलीकॉम का नेटवर्क चालू रहेगा। तो एक ये महत्वपूर्ण काम हुआ है। उत्तराखंड के अंदर पूरा डाटा सेंटर का 4 इम्पोर्टेंट लूप्स लगे हैं, 4 इम्पोर्टेंट केंद्र पूरे उत्तराखंड में लग रहे हैं, जो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक अमूलचूल, मैं सोचता हूँ, परिवर्तन लाने वाला है, जिससे सैकड़ों हजारों रोजगार आईटी सेक्टर में हम लोगों को मिलने जा रहे हैं। 24,000 भर्तियां अभी हमने निकाली हैं जो गतिमान है, और साथ ही 8 लाख युवाओं को हमने स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार में जोड़ने का काम किया है। हम लोगों ने लगातार धरातल पे काम किया है। लगभग 2500 योजनाएं आज धरातल पर दिखने लगी हैं। अगले 2025 में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार जो हमारी वर्तमान में चल रही है, आप स्वास्थ्य का जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसको देखिए। जब 2017 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय राज्य में केवल 1061 डॉक्टर थे, आज 2260 डॉक्टर्स हैं। आज प्रत्येक अस्पताल में, चाहे वो बड़ा अस्पताल हो चाहे छोटी डिस्पेंसरी हो, सभी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की पर्याप्त व्यवस्था है। इक्विपमेंट चाहिए, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन मशीन, MRI, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन प्लांट, 87 ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाए हैं, स्थापित कर दिए गए हैं। 5 मेडिकल कॉलेजेस हमने नए बनाए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए हमने नए विश्वविद्यालय बनाए हैं। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त ताना बाना हमने सुना, एक चांदी पुल जो टिहरी झील के ऊपर से बनाया गया है, 14 वर्षों से लटका हुआ था। ये परियोजना 14 वर्षों से लटकी हुई थी, इसको हमने पूर्ण करने का काम किया। आप लखवाड़ परियोजना देखिए और दूसरी बिजली परियोजनाएं देखिए, जिन पे हम लगातार काम कर रहे हैं, जिनसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त बिल्टअप हो रहा है, जिससे उत्तराखंड देश का एक अग्रणी राज्य बनने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार बढ़ रहा है।
आप देखिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहने के लिए हमारे पास इतने कार्य हैं। अगर हम अपने कार्यों की पूरी गणना करने लग जाएं, पूरे उनका रूपरेखा आपके सामने रखें, मैं सोचता हूँ कम से कम 2 डिबेट इसी काम में हमारी निकल सकती हैं। और मेरे पास एक ये प्रपत्र है, इसके अंदर 2400 योजनाएं हैं, 2400 योजनाएं, और ये सरकार का प्रपत्र है। सरकार कभी झूठ नहीं बोलती, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो संजीव जी, ये लोग ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल अगर काम होता तो ये 3-3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है, मुख्यमंत्री क्यों बदले जा रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग आरोप क्यों इतने बड़े बड़े लगाते हैं फिर? योगेश जी देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये लोग नेगेटिविटी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष में है। विपक्ष में होने के नाते ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ तो नहीं करेंगे ना, आपको भी जानकारी है। नहीं सर, इनको अगर इनके प्रवक्ता जब बैठे होते हैं टीवी पे, हम उनको बोले कि देहरादून से हरिद्वार का जो हमने एक्सप्रेस वे तैयार किया है, जहाँ 2.5 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट लगते हैं, तो वो सामने उस चीज को भी नकार जाते हैं, क्योंकि जो चीज सामने देख रहे हैं इसको भी नकार जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इनका धर्म है, अपना धर्म का निर्वहन कर रहे हैं और इनकी कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि कहने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं। हमने किया है तो हम अपने काम को गिना रहे हैं। आप प्रत्येक सफेद को काला, उत्तराखंड केवल देहरादून ही नजर आता है। बनाते हैं आप प्रत्येक, मुझे तो ऐसा लगता है कि देहरादून ही नजर आता है आपको। उत्तराखंड काला बना के दिखाएंगे तो मेरे भाई योगेश जी थोड़ा मौका मुझे भी बोलने दीजिए। दे रहा हूँ सर। इनके सवालों का जवाब मैं भी दे दूं। प्लीज योगेश जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, आम आदमी पार्टी के पास देखिए बताने के लिए और झूठी गारंटियां बांटने के अलावा उन्होंने कुछ किया तो है नहीं उत्तराखंड के लिए। और कभी वो बिजली की 300 यूनिट की झूठी गारंटी बांटने लगते हैं, कभी यात्रा के टिकट बांटने लगते हैं, कभी तीर्थ यात्रा के टिकट बांटने लगते हैं, कभी वो 1 लाख युवाओं को रोजगार बांटने लगते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई 7 साल हो गए आपको दिल्ली की सरकार चलाते हुए, आपने आज तक बस केवल 414 नौकरियां दी हैं। 414, ये RTI का। चलिए वो बोल लेंगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछेंगे। सर 1 मिनट सर। और वो कहते हैं हम महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह का भत्ता देंगे। आपने दिल्ली की महिलाओं को वो भत्ता क्यों नहीं दिया? दिल्ली की महिलाओं ने क्या बुरा कर दिया था आपका? उन लोगों ने तो आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनाई, आपका मुख्यमंत्री बनाया। पहला अधिकार तो उनका बनता है ना। पहले आप दिल्ली से शुरुआत करिए, तो उत्तराखंड की बात करिए। आप कहते हैं हम बेरोजगार युवाओं को 5000 का भत्ता देंगे, पहले दिल्ली से शुरुआत करिए। दिल्ली वालों ने तो आपके ऊपर उपकार कर रखा है, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपकी सरकार बनाई, पहले उनके लिए तो करिए जब उत्तराखंड के लिए बोलिएगा। लेकिन कहने का सार ये है, कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। उनको मालूम है कि हम न सत्ता में आ रहे हैं, न हमारा कोई विधायक जीतने जा रहा है, और बहुत बड़े से बड़ा अगर उनके लिए कुछ होगा तो अगर उनके जितने 70 लोग वो लोग खड़े कर रहे हैं, पहली बार तो 70 मौका देंगे या नहीं देंगे आप? संजीव जी ठीक है, वो आम आदमी पार्टी से ले लेंगे जवाब। संजीव जी ठीक है, दिनेश गौड़ जी से ले लेते हैं। ठीक है, वो जमानत बचाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता जब जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे हम ले लेंगे जवाब। दिनेश जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने तो इतने सारे काम किए हैं, 2400 काम तो वो बुकलेट लेकर के बैठे हुए हैं। संजीव जी वो कह रहे हैं कि इसी बुकलेट में शामिल है 2400 काम तो केवल। देखिए संजीव जी की बात मैंने पूरी ध्यान से सुनी, और मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी मेरी बात सुनेंगे। नहीं सुनेंगे आप जो नहीं, मेरी बात भी ध्यान से सुनेंगे। आप बातें कर रहे हैं उसकी जो सड़कों की, कि दिल्ली से 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएगा। आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। संजीव जी मेरे ख्याल से सोचते हैं कि पूरा उत्तराखंड जो है देहरादून ही उत्तराखंड है।
आपको पर्वतीय क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। इसकी बहुत सारी जनता पर्वतीय क्षेत्रों में भी निवास करती है। आप कनेक्टिविटी की जो बात कर रहे थे, आप जरा पर्वतीय क्षेत्रों में आके देखेंगे, इस समय जो दुर्गति कनेक्टिविटी की है वो दिख भी रहा होगा आपको, क्योंकि मैं उत्तरकाशी से बात कर रहा हूँ इस वक्त। और कनेक्टिविटी के मामले में बच्चों का, नौनिहालों का जो ऑनलाइन पढ़ाई होनी थी, उसका हालत सब जानते हैं। सब लोग उससे दो चार हैं, और ये जनता जवाब देगी कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, आप रोजगार के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कुल मिला के आप रोजगार देने के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। आप 8 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, आप तो लोन देने को भी रोजगार में जोड़ दिया आपने। आप जरा उस नौजवान से पूछिए जिसे 4.5 साल तक आपने कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली, उसकी उम्र निकल गई। जो एक परीक्षा के लिए अर्हता होती है उम्र, वो बच्चे उससे निकल के उस माँ से पूछिए जिसका बेटा बेरोजगार घर में बैठा हुआ है। और आप अब जाके जितनी परीक्षाएं चुनावी शगुफा छोड़ रहे हैं कि ये विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, वो ही विज्ञप्ति निकाल रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में बता दूं मैं आपको, आपने बहुत सारी दिखाया कि इतने डॉक्टर भर्ती कर दिए, इतना ये कर दिया। आप पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी डंडी कंडी पे महिलाओं को बुलाते हैं और उनका प्रसव जो है या तो सड़क पे होते हैं या आपकी एम्बुलेंस में होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के अस्पताल सारे रेफर सेंटर बना दिए गए हैं, कोई वहां व्यवस्थाएं नहीं है। आपने केवल डॉक्टरों की नियुक्ति करने का एक दिखाया कि इतने डॉक्टर कर दिए, लेकिन आप जो वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका हालात देख लीजिए। आपको कोविड में बहुत पैसा मिला, आप चाहते तो उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी सुधार सकते थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्लांट आज आप लगा रहे हैं, आज उद्घाटन कर रहे हैं, जब जरूरत थी तब ऑक्सीजन नहीं मिली। पर्वतीय क्षेत्रों में आपको मालूम है संजीव जी, मैं भुक्तभोगी हूं। मेरे फादर एक बार बीमार हुए और मैं ये बता दूं कि ऑक्सीजन की हालत थी कि एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा कि साहब उसमें एक प्रेग्नेंट महिला को छोड़ के वापस आ रही थी देहरादून से, उसके ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये हालात आपके अस्पतालों की है। और तीसरी बात, बिजली पानी की जो रेट आपने बढ़ा दी है, आपको पता नहीं चल रहा कि आप कहां से कहां ले गए। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब आदमी है ना, उसकी कमर तोड़ दी आपने। आपने बिजली के रेट कहीं से कहीं पहुंचा दिए, गैस कहां से कहां पहुंचा दी। महंगाई के मामले में आप कहीं पीछे नहीं रहे। उज्ज्वला योजना, तीसरी बात, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पलायन वाली बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से क्यों पलायन हो रहा है? अगर वहाँ रोजगार मिल रहा होता तो आज भी आपका पलायन खुद योजना जरा उसकी रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए। एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे पूरा पलायन रुका है। देहरादून को देख रहे हैं। और रही बात भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है, आपके राज में भी चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। आज कोई भी किसी आदमी की फाइल दफ्तरों से खिसकाना इतना आसान काम नहीं है। मेरे भाई आज तो हरीश रावत फाइल से पहुंचाना टेढ़ी खींच है। रही काम की बात, आपके तो आपको याद होगा, आपके 57 विधायकों में इतनी बहुमत की सरकार थी और उन तमाम विधायकों को दिल्ली जाके अपना रोना पड़ा कि, और हाईकमान के आगे की साहब त्रिवेंद्र रावत कुछ नहीं कर रहे हैं। 4.5 साल तक आपके विधायकों का भी नुकसान किया उन्होंने। मैं बता रहा हूँ वो कुछ नहीं कर पाए। तो भ्रष्टाचार सड़कें उन्होंने बनवानी नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया, इसीलिए आपको उनको बदलना पड़ा। और आप फिर तीरथ सिंह रावत जी को ले आए, तो तीरथ सिंह रावत जी तो कुछ और ही और करने बैठे थे, वो तो पता नहीं कहाँ देख रहे थे। तो आप एकदम समझ गए कि नहीं ये गलत फैसला हो गया, आपने तुरंत उन्हें वापस किया। अब आप एक घोषणावीर को ले आए हैं, फटाफट विज्ञप्तियां निकाल रहे, जानते थे कि अब आचार संहिता लगने वाली है, होना करना कुछ नहीं है, ठीक है। और आप मोदी की बात दिनेश गर्ज और संजीव जी, बहुत कम समय बचा हुआ है और जनता बता देगी कि किसके विकास को जनता पसंद करती है, और 10 मार्च को पता भी चल जाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से
सरकारों के जो काम है, काम के साथ साथ ही कहीं न कहीं इन जो दल बदलुओं का जो सिलसिला जारी है, ये भी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। इस परिचर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।